हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और भाई जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अपन कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कमेंट करके आप बता सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि अभी HTET CTET का एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाला है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो फ्रांस की जो क्रांति थी वो पूरे ही वर्ल्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रांति रही है, क्योंकि वहाँ से लोगों को कई सारे देशों को कई सारे कंसेप्ट वहाँ से मिले हैं। तो जो फ्रांस की क्रांति है उसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो लुई 16 के टाइम पे होती है। लुई 16 राजा था उस टाइम पे, जो कि राजा बना है 1774 में। उस टाइम पे 1774 में जब लुई 16 राजा बनते हैं तो उसकी उम्र थी 20 साल, और बर्बन फैमिली से वो बिलोंग्स करते थे। उनकी जो रानी का नाम था वो था एंतोनेते। एंतोनेते, मैरी एंतोनेते रानी का नाम था, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो क्या होता है कि भाई जो राजा बना है 1774 में, उस टाइम पे फ्रांस काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। तो 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, संघर्ष शुरू होता है पेरिस सिटी में। यहाँ से ही मानी जाती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस दिन से हुए, तो 14 जुलाई 1789 से। इसके पीछे कारण क्या था? कारण की अगर बात करें भी, किसी भी क्रांति का एक कारण नहीं होता है, कई सारे रीज़न होते हैं, तभी जो वहाँ का समाज है वो भड़कता है। तो ये किस वजह से लोगों में इतना जो गुस्सा था, किस वजह से क्यों भड़के थे? तो उसका भाई पहले तो था फाइनेंशियल रीज़न, कि जो वहाँ का समाज था, वहाँ का जो राजा था, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहा था। तो बात करें तो जो वर्साइल्स का महल था, राजा का महल कहाँ पे था? वर्साइल्स में। वर्साइल्स में राजा का महल था, जो कि उसकी शानो, अब राजा है तो भाई अपने ये तो है नहीं कि महल के लिए भी, अपने समाज के लिए भी उसको भाई शानो शौकत तो बरकरार अपनी रखनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए उसने क्या किया था, 2 बिलियन लिवरे। लिवरे उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी थी। एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, फ्रांस की करेंसी क्या थी रिवॉल्यूशन के टाइम पे? तो लिवरे थी। तो उस टाइम पे लिवरे थी, 2 बिलियन लिवरे क्या कर रखा था, लोन ले रखा था राजा ने। और क्या किया था, और क्या था कि भाई राजा ने जो अमेरिका था, अमेरिका कॉलोनी था ब्रिटेन की, और उसकी हेल्प के लिए फ्रांस ने युद्ध में मदद की थी। तो उसकी वजह से भी क्या हुआ कि काफ़ी खर्चा हुआ। भाई युद्ध में तो खर्चा होगा, तो वहाँ से भी उसको क्या हुआ भाई, फ्रांस का काफ़ी लॉस हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो ये लॉस हो रहा था, तो जब वो प्राइवेट लैंडर से, मनी लैंडर से, प्राइवेट जो मनी लैंडर है उससे जो लोन ले रहा था, वो भी काफ़ी हाई चार्ज उससे कर रही थी। 10% का चार्ज, इंटरेस्ट जो रेट है वो उस पर फ्रांस पे की जा रही थी। तो इससे क्या हुआ, इससे ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि भाई फ्रांस का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ठीक नहीं रहा। दूसरा है कि भाई सोशल रीजन। सोशल रीजन में क्या है कि समाज है ना, वहाँ का जो समाज है वो सिस्टम बटा हुआ था। 3 तरह का समाज था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, ऐसे समाज को बांटा गया था। और लोगों में काफ़ी इनइक्वालिटी, असमानता की हुई थी। वो मैं आगे समाज बताऊंगी कैसे कैसे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी मैं सोशल रीजन में बताती हूँ कि भाई समाज को बांटा हुआ था और असमानता थी। अब असमान तो ये देख लो, कहीं पे भी असमानता होगी तो क्या होगा कि भाई एक दूसरे के प्रति घृणा है, द्वेष है, वो बढ़ेगा। उसके बाद है इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक रीज़न में भी क्या है कि भाई जो पॉपुलेशन है, 1715 में अगर बात करें तो पॉपुलेशन थी 2.3 करोड़ फ्रांस की, और ये 1789 में बढ़कर हो गई 2.8 करोड़। अब ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो लोगों से टैक्स लिया जा रहा है,
ऑलरेडी लोगों के पास अपनी पाव रोटी, मतलब वो क्या है, वो ब्रेड को, इसको खाने को बोल रहे हैं पाव रोटी फ्रांस में, तो उनके पास पाव रोटी खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। तो इकोनॉमिक रीजन में भी काफ़ी पुअर सिस्टम हो रखा था। इसके अलावा एक और है फिलोसफिकल रीज़न भी है। फिलोसफिकल रीज़न की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे रूसो, मॉन्टेस्क्यू हैं और जॉन लॉक हैं, तो ऐसे कई सारे जो राइटर हैं वो अच्छी अच्छी समाज से रिलेटेड बुक्स लिख रहे थे, जिसमें समाज की स्थिति के बारे में, कैसे इन चीज़ों से समाज में फैली हुई बुराइयों के बारे में लिख रहे थे, और कैसे इस समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं इनसे पीछा छुड़ा जाए, मतलब कि ऐसे चीज़ें राइटर लिख रहे थे इन चीज़ पे, समाज पे। तो समाज पे लिख रहे थे। जो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे ना, समाज को मैंने बताया 3 भागों में जो बटा, तो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे, उनमें काफ़ी लोग पढ़े लिखे भी थे, तो वो बुक्स भी पढ़ते थे। उससे क्या भी, जैसा हम पढ़ेंगे उससे हमारे ऑटोमेटिकली हमारे क्या है, माइंड पे उस चीज़ का इफेक्ट होता चला जाएगा। तो ये रीज़न भी था कि भाई लोगों की सोच चेंज हुई है। अगर समाज की हम बात करें, समाज 3 भागों में बटा था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में थे पादरी लोग, जिसको चर्च के, ठीक है। सेकंड एस्टेट में थे जो क्लीन लोग, अच्छे लेवल के। थर्ड एस्टेट में थे जो बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी, वकील और कर्मचारी, ये थे। जो थर्ड एस्टेट वालों को भी उन्होंने क्या किया कि भाई थोड़ा थोड़ा सा विभाजन कर रखा था। इसमें वैसे अगर पूछा जाए तो नॉर्मल जनसाधारण, ठीक है, जनसाधारण आएगी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। फर्स्ट जो एस्टेट उसमें पादरी आएंगे, और सेकंड में कुलीन आएंगे, थर्ड में जनसाधारण के जो सारे लोग जो बच गए वो आएंगे। जो थर्ड एस्टेट वाले थे ना, उसमें भी कई तरह के लोग थे भाई, जो कुछ अच्छे लेवल के भाई पढ़े लिखे जो लोग थे, वकील, अदालती, कर्मचारी, तो ये क्या थे, ये ऊपर के लेवल में थे। बीच में थे किसान और कारीगर, जो जमीन वाले थे। अब जो बिल्कुल छोटे किसान थे, मतलब कि जो दूसरों के खेतों में काम करते थे, जिसके पास खुद की जमीन नहीं थी, मजदूर थे, नौकर थे, ये सब आएंगे थर्ड एस्टेट के भी लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे क्या था, समाज बटा हुआ था। तो जो ये समाज बटा हुआ था, तो फर्स्ट जो एस्टेट थे उसके 300 लोग थे, सेकंड के भी 300 थे, और थर्ड के थे 600। ऐसे ये जो राजा था उसने समाज को ऐसे बांटकर, और क्या होता था कि जो मीटिंग होती थी, तो ये चीज़ें मीटिंग में बुलाए जाते थे इन लोगों को भी। फर्स्ट एस्टेट के 300 लोग, सेकंड के 300, थर्ड के 600 लोग, ऐसे बुलाए जाते थे मीटिंग में राजा के पास। टैक्स लगते थे, फिर 2 तरह के वहाँ पे टैक्स चल रहे थे, एक टाइद और एक टाइल। तो जो टाइद टैक्स था वो था चर्च के द्वारा वसूल। अब ये देखो, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले हैं वो टैक्स पे भी नहीं कर रहे थे, ऊपर से वो थर्ड एस्टेट वालों से टैक्स ले और रहे थे। तो जो टाइद टैक्स है वो चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था, और टाइल था वो राज्य के द्वारा, मतलब कि डायरेक्ट राजा के पास जाता था। ये टैक्स थे डायरेक्ट। फिर कुछ थे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर पूछा जाए तो नमक और तंबाकू पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, मतलब कि ये बोला नहीं जाता था कि ये टैक्स है, लेकिन फिर भी उनसे इन चीज़ों के प्रोडक्शन पे कुछ चीज उनसे ले लिया जाता था। फिर है कि भाई जो फ्रेंच की रिवॉल्यूशन है उसका स्टेप बाय स्टेप अगर पूछा जाए, क्योंकि ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि भाई किसके बाद क्या हुआ था, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा भाई, 1774 में लुई 16 राजा बनता है। फिर 1789 में क्या होता है, मीटिंग बुलाई जाती है एस्टेट जर्नल की। भाई एस्टेट जर्नल बोला जाता है इसको सबको, जो इनके 300, 300 और 600 लोग थे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट के, उनको पूरा एस्टेट जर्नल बोला जाता था। तो इसमें फिर क्या किया जाता है, ये मीटिंग क्यों बुलाई जाती है, ये मीटिंग बुलाई जाती है 5 मई 1789 को, जिसमें कि क्या किया जाता है, वर्साइल्स के महल में इसको बुलाया जाता है। और इसमें ये क्यों बुलाई जाती है, ये बुलाई जाती है कि भाई लोगों के जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहा उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं। तो इस चीज़ के लिए ये मीटिंग बुलाई जाती है। भाई क्या इन्होंने फिर क्या सजेशन जो दे रहे हैं कि भाई टैक्स बढ़ा दिया जाए। अब टैक्स क्या है, टैक्स तो ओनली थर्ड एस्टेट पे है। अब थर्ड एस्टेट पे टैक्स बढ़ा दिया जाए तो फिर वोटिंग सिस्टम है, भाई वोटिंग करवाई जाती है, सभी एस्टेट से एक एक वोट डलेगी।
अब थर्ड एस्टेट में लोग ज़्यादा हैं तो भाई सबका नंबर तो नहीं आएगा उसमें, तो इससे क्या होता है, थर्ड एस्टेट वाले भड़क जाते हैं और वो वहाँ से क्या है मीटिंग छोड़कर आ जाते हैं। तो थर्ड एस्टेट वाले जब मीटिंग छोड़कर आते हैं तो वो एक टेनिस कोर्ट ओथ लेते हैं। 20 जून 1789 की बात है जब वो थर्ड एस्टेट वाले वहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद एक जगह पर इकट्ठा होते हैं जिसको टेनिस कोर्ट ओथ बोला जाता है। इसमें क्या वो शपथ लेते हैं कि भी जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा, जब तक अब हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमें क्या चाहिए, अब हमें न्याय चाहिए जिसमें हमारा अधिकार हो, मत देने का भी अधिकार हो, हर बंदे का कुछ समानता हो, हम ही क्यों टैक्स पे करें। तो ये इन्होंने क्या करते हैं कि भाई ये अपना एक शपथ ग्रहण यहाँ पे कर लेते। तो ये पूछा जाता भाई टेनिस कोर्ट ओथ कब ली गई है, तो वो 20 जून 1789 को ली गई थी। यहाँ यहीं पे फिर क्या करते हैं, जो थर्ड एस्टेट वाले हैं वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं यहाँ पे, और उनके जो लीडर होते हैं वो होते हैं एबेसियास और मीराबाऊ, ये इनके लीडर होते हैं। हालांकि एबेसियास और मीराबाऊ दोनों ही फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी ये इनके लीडर होते हैं। तो यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे तो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया है। अब समाज में क्या है कि भाई जो अंदर 600 लोग गए थे महल में, बाहर आके जब उन्होंने सारी चीज़ें बताई तो जनता भड़क जाती है। तो वो क्या करते हैं, बास्तिल जगह है, बास्तिल की जेल वो अटैक कर देते हैं बास्तिल पर। तो 14 जुलाई 1789 की ये बात है जहाँ से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने बास्तिल पर सबसे पहले जो अटैक हुआ वो कहाँ पे हुआ है, वो बास्तिल जेल में अटैक हुआ है। वहाँ से उन्होंने कुछ हथियार लूटे हैं और पूछा जाता है कितने लोगों को रिहा किया, तो 7 प्रिजनर्स को उन्होंने रिहा किया था। तो इस चीज़ को देखते हुए भाई इस भड़के हुए और इस जो दंगा फसाद जो हुआ है, इस चीज़ को देखते हुए जो लुई 16 है उसने नेशनल असेंबली को मान लिया है कि हाँ भाई ठीक है, हमने तुम्हें जो थर्ड एस्टेट है उसने नेशनल असेंबली को मान लिया। लेकिन अभी तक क्या है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो ड्राफ्ट बना रहे थे वो उनका पूरा नहीं हुआ, उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया। अब 4 अगस्त 1789 उन्होंने फिर क्या किया है, 4 अगस्त 1789 को उन्होंने क्या किया है कि भाई जो ये टैक्स पे सिस्टम जो हम ही पे कर रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए, ये सिर्फ थर्ड एस्टेट पर ही क्यों है। ये 4 अगस्त 1789 की बात है। फिर है कि भाई वर्साइल्स में था राजा का महल, उसकी तरफ वहाँ लोग क्या है, कुछ जनता कूच करती है। ये भी पूछा जाता वो कब करती है, वो करती है अक्टूबर 1789 में। राजा के महल की तरफ काफ़ी बड़ी भीड़ में लोग जाते हैं, जिसमें कि कौन रहती है, मेनली कौन रहती है, औरतें रहती हैं। वो क्यों कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि जो सिस्टम है ना इतना ख़राब हो गया कि लोगों को काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक लाइन में लगने के बाद भी उनको क्या है, पाव रोटी अपनी नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से फिर क्या है, जनता काफ़ी और ज़्यादा भड़क जाती है, जिसकी वजह से वो जाते हैं कि भाई रानी के जो रानी है वहाँ पे उन्होंने रानी का जो महल है उसमें काफ़ी तोड़ फोड़ की है और उन्होंने बोला है कि भाई हमें पाव रोटी दो, हमें ब्रेड दो, ठीक है। और वो इसीलिए वहाँ पे जाते हैं कि भाई अंदर महल में बैठने से क्या है कि भाई दूसरों की प्रॉब्लम थोड़ी ना समझ में आएगी, तुम बाहर निकलो तब आके देखो कि भाई एक पाव रोटी आदमी को खरीदने के लिए कितना ज़्यादा शिद्दत से काम करना पड़ता है, कितने ज़्यादा लंबे लाइन में लगना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए मार्च होता भाई, एक कूच की जाती है राजा के महल की तरफ। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रांस है बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, क्योंकि क्या है कि नेशनल जो असेंबली है उसने अपना ड्राफ्ट पूरा तैयार कर लिया है 1791 ईस्वी में। उसमें उन्होंने किया है कि भाई कुछ एक अधिकार पत्र उन्होंने जारी किया है, जिसमें काफ़ी सारे उन्होंने प्रोविज़न दिए कि भाई ये अधिकार होना चाहिए हमारे पास, ये अधिकार होना चाहिए, जो टैक्स है सिर्फ हम ही पे नहीं करेंगे, वोट का अधिकार भी हमारा सबका होना चाहिए। तो ऐसे ये 1791 में किया जाता है। इस बीच क्या होता है कि जो राजा है, राजा को अपना ये लगता है कि भाई अब जो जनता है अब रुकेगी नहीं, तो इसीलिए राजा जो है पर्शिया और ऑस्ट्रिया
वर्षा और ऑस्ट्रिया के राजा के साथ बातचीत शुरू कर देता है। फिर लोगों को पता चल जाता है कि भाई जो राजा है वो देशद्रोही कर रहा है, हमारे ही खिलाफ, मतलब अपने प्रजा के खिलाफ क्या कर रहा है दूसरे, और ये क्या थे भाई, ये तो दुश्मन होते थे, तो उनके साथ क्या कर रहा है, इनके साथ जाके मिलकर और हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो इससे क्या है, जो वहाँ का समाज है और ज़्यादा भड़क जाता है, और वो पर्सा को और ऑस्ट्रिया को, जो वहाँ की जनता है, वो क्या कर देती है, उसके लिए अपना मतलब कि वार के लिए ललकार देती, युद्ध के लिए ललकार देती है। फिर क्या होता है 1792-93 में क्या होता है कि भाई वहाँ पे क्लब बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि क्या है कि उन्होंने युद्ध के लिए ललकार दिया है। जब युद्ध के लिए ललकारा गया है तो भाई यहाँ पे टोली बन गई, यहाँ पे टोली बन गई, यहाँ पे टोली बन गई, तो ऐसे राजनीतिक क्लब बन जाते हैं कि भाई वो अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लग जाते हैं कि भाई नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, हमारे लिए ये कानून बनना चाहिए, दूसरा बोलता नहीं हमें ऐसे बनना चाहिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, जो राजनीतिक क्लब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो था जैकोबिन क्लब, उसको जैकोबिन क्लब बोला जाता है। तो इसी चक्कर में जब क्या है कि भाई उन्होंने फिर क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तो बन के तैयार हो ही गया था, सब कुछ हो गया था, तो राजा को क्या कर दिया जाता, राजा को देशद्रोही बोल दिया जाता कि भाई राजा है जो दूसरे देश के साथ मिलकर अपने देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है। और 1792-93 के बीच में राजा को क्या कर दिया जाता, मार दिया जाता है, उसको गिलोटिन कर दिया जाता है। यहाँ पे गिलोटिन वर्ड है जो कि यूज किया गया है कि भाई दो पोल्स के बीच में कोई एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर ऐसे गर्दन रख के और गर्दन को काट दिया जाता है। तो फिर उसके बाद राजा को भी और फिर कुछ दिन बाद रानी को भी, दोनों को मार दिया जाता है। तो राजा का सिस्टम तो खत्म हो गया। तो ये जो नेशनल असेंबली में ही है, नेशनल असेंबली जो बनी हुई है, नेशनल असेंबली, उसी के क्या है, उसी में से फिर क्या है जैकोबिन, ये क्लब बन रहे थे, ठीक है, बाकी लोगों को भी। तो जो जैकोबिन क्लब है, जैकोबिन क्लब आता है उस टाइम पे। फिर तो जैकोबिन जो क्लब है, एक सेकंड, जैकोबिन क्लब है, जैकोबिन क्लब क्या था, नेशनल असेंबली मैंने बताया था कि भाई थर्ड एस्टेट वाले लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया था। तो थर्ड एस्टेट में भी क्या थे, 3 तरह के लोग थे भी, जो फर्स्ट में तो काफ़ी समृद्ध थे, और बीच में थे जो किसान कारीगर, और नीचे थे बिल्कुल कम समृद्ध थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई जो जैकोबिन क्लब है उसमें कम समृद्ध जो लोग थे थर्ड एस्टेट के, वो शामिल थे, जिसमें कि भाई दुकानदार हो गए, ठीक है, कारीगर हो गए, नौकर हो गए, तो ये सारे जैकोबिन क्लब्स इसमें थे। फिर क्या है कि भाई जो इनका लीडर था वो कौन था, इनका लीडर था मैक्समिलियन रॉब्सपेयर। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में ये कि भाई जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, मैक्समिलियन रॉब्सपेयर इसका लीडर था। फिर इन्होंने क्या किया है कि भाई इन्होंने अपने आप को बाकी का जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले लोग थे उनसे अलग दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि लंबी पतलून पहनी है जो धारीदार, ठीक है, ऐसे धारियों वाली लंबी पतलून इन्होंने पहनी है, क्योंकि बाकी के लोग जो पहनते थे वो घुटनों तक ही पहनते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नीचे तक पहनी है। और इन्होंने क्या पहना, लाल टोपी पहनी है। लाल टोपी किसकी प्रतीक थी, इन्होंने बताया कि भाई हम फ्री हो गए, अब स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्रता की प्रतीक थी इनकी लाल टोपी। और जो पतलून थी वो थी कि भाई हम तुमसे अलग हैं, हम तुम में शामिल नहीं है। तो इस चीज़ का इन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो वेशभूषा थी उसके माध्यम से अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया था। फिर जैकोबिनों को क्या बुलाया और जाता था, सो क्लॉथ के नाम से इनको बोला जाता था, जिसका मतलब होता है बिना घुटने वाले। ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड लेके आई हूँ बिल्कुल। तो सो क्लॉथ का मतलब था कि भाई बिना घुटने वाले। यहाँ पे क्या है कि भाई क्योंकि उनके घुटने नहीं दिखते थे, उन्होंने लंबी पतलून पहनी शुरू कर दी थी, बाकियों के घुटने दिखते थे। तो फिर क्या होता है कि जब राजा को गिलोटिन कर दिया जाता है तो जो जैकोबिन्स का राज आता है, मतलब जैकोबिन सरकार आती है वहाँ पे फ्रांस में, जिसको बोला जाता है आतंक राज। एग्जाम में पूछा जाता है 1793 से 94 तक का जो टाइम है उसको आतंक राज बोला जाता है, उस समय को।
क्यों था? क्योंकि इन्होंने फिर क्या किया भाई, इन्होंने तो अपनी तरफ से तो अच्छा करने के लिए ही किया था रॉबस्पियर ने, कि भाई जो कंट्रोल है वो इतना अच्छे से होना चाहिए कि भाई बाकी जो क्या ये मानते कि जो राजा का कंट्रोल था ना वो अच्छा नहीं था। इसलिए इन्होंने फिर क्या किया कि जो रॉबस्पियर ने कि जो कंट्रोल और दंड, नियंत्रण और जो दंड की नीति है ना वो काफ़ी सख्त अपनाई इन्होंने। हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, और अगर उस चीज़ पे भाई उस चीज़ को कोई फॉलो नहीं करता है, उस रूल रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं करता, तो सीधा उसको दंड भी उसका सीरियस ही होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, उसको गिलोटिन पर चढ़ा देना चाहिए उस इंसान को। ठीक है, गिलोटिन का मैंने बताया था कि भी दो खंभों के बीच में ऐसे एक मशीन होती है जिसको ऊपर से ऐसे नीचे फट्टे पे गर्दन रखवा कर ऊपर से काट दिया जाता था उसको, गर्दन को। तो फिर क्या है कि भाई इस चीज़ से फिर क्या हुआ, इस चीज़ से फिर लोग क्या हो गए कि भाई उन लोग परेशान हो गए। ठीक है, जो बाकी के जो क्लब चल रहे थे, जैकोबिन्स क्लब ने अपने उसको छोड़कर सबको बंद कर दिया, और उन्होंने एक मोनार्की सिस्टम ये कर दिया कि भाई एक ही हमारे ही अंदर सब कंट्रोल होना चाहिए। अगर सब तुम अपनी अपनी राय देने लगे तो फिर जो कंट्रोल सिस्टम है वो अच्छे से नहीं चलेगा। तो बाकी के जो क्लब व्लब सब चल रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। जो औरतों के क्लब, सब क्लब को उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, जुलाई 1794 में, ठीक है, न्यायालय ने उसको क्या किया, दोषी करार ठहरा दिया इस चीज़ में ना कि भाई इतना सख्त वो नहीं होना चाहिए, और उसको भी फिर अगले दिन क्या कर दिया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया रॉबस्पियर को। उसके बाद फिर क्या सिस्टम आता है, डायरेक्टरी शासन आ जाता है उसके बाद फ्रांस में। ठीक है, जैकोबिन का जो शासन था वो खत्म हो जाता है। अभी जैकोबिन का जो शासन था वो था नीचे तबके वालों का, अब की बार आता है मध्य वर्ग का और संपन्न तबके का। ठीक है, जो थर्ड एस्टेट वाले जो बताए थे ना, 3 तरह के लोग थे उसमें भी, फिर आता है उनका शासन। उन्होंने क्या किया, उनके शासन में फिर क्या हुआ कि भाई जो क्लब वगैरह बंद किए गए थे, औरतों के भी क्लब बंद कर दिए थे, औरतों को तो भाई किसी चीज़ में शामिल किया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या जो सरकार थी उन्होंने जो नेशनल असेंबली का जो ड्राफ्ट बना था उसमें फिर क्या किया था कि भाई औरतों के अच्छे भले के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में लिखा था। ठीक है, कि भाई इनका जो औरतों की शादी है वो उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, उनको काम करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उसमें भी क्या था कि राजनीतिक रूप से भागीदारी कहीं पे भी नहीं थी औरतों की। तो अब औरतों को भी क्या हुआ है कि भाई जो हमें भी क्या, राजनीतिक जो क्लब बनाए थे जैकोबिन्स के टाइम पे जो बने थे वो हमारे भी तो होने चाहिए। तो बोलते हैं कि 60 के आसपास, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, 60 के आसपास जो राजनीतिक क्लब शुरू हुए हैं उस टाइम पे महिलाओं के, और जिसमें सबसे जो मेन था वो था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक वुमेन, ये जो क्लब था वो काफ़ी फेमस था, क्योंकि इसने डिमांड रखी थी कि भाई एक तो हमें भी वोट का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि नेशनल असेंबली में जो वोट का अधिकार था ना, नेशनल असेंबली को चुनने का, वो था कि भाई 25 वर्ष से ऊपर के लोग, ओनली पुरुष, ठीक है, ओनली मैन, और उसमें भी पुरुष में भी मतलब कि वो लोग रहेंगे जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कम से कम कर देते होंगे, मजदूरी के बराबर कम से कम कर देते होंगे, वो लोग थे नेशनल असेंबली को चुनने वाले। नेशनल असेंबली को जो चुनने वाले लोग थे वो रहेंगे। तो अब क्या था, महिलाओं ने मांगा कि भाई हमें भी वोट का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, असेंबली के लिए भी हमें चुना जाना चाहिए, भाई असेंबली में औरतों का भी होना चाहिए, और जो राजनीतिक पद हैं वो भी औरतों के लिए होने चाहिए। बाकी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कुछ डाल दिया था, ये चीज़ें नहीं डाली थी। लेकिन ये चीज़ें जब चल रही होती हैं, ये सारा सिस्टम जब चल रहा होता है, तो 1804 में क्या होता है, नेपोलियन आ जाता है फ्रांस में। ठीक है, यूरोप के काफ़ी सारे देशों को जीतता हुआ नेपोलियन फ्रांस में आ जाता है और वहाँ का सम्राट बन जाता है।
जब नेपोलियन सम्राट बनता है तो नेपोलियन में भी कुछ लोगों का ये मानना था कि भी काफ़ी अच्छा जो शासन है उसका चल रहा था, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, उसने भी निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून ला दिया था और दशमलव पद्धति ला दी थी। दशमलव पद्धति क्या होती है कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट जो नाप तोल है कि भाई अगर 33.5 है तो 33 फिगर में मत करो, ठीक है, 5 जीरो भी लाओ, 500 है तो भी लाओ, मतलब कि उसने क्या कर दी थी, नाप तोल में जो मेजरमेंट करते हैं उसमें पॉइंट फिगर का यूज कर दिया गया था, दशमलव पद्धति का यूज उसने किया था। तो उससे क्या थे, स्टार्टिंग में लोग काफ़ी खुश थे कि भाई काफ़ी अच्छा शासन है, सब कुछ है, अच्छा वो किया जा रहा है। लेकिन बाद में उससे भी बताते हैं फ्रांस में कि भाई लोग इसके जो सेना थे ना, सेना के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, क्योंकि इसकी सेना एक दूसरे उस पर अटैक करती और अपने किसी रिलेटिव को वहाँ का शासन दे देती थी। तो ये सिस्टम से फिर समाज फिर से परेशान हो गया था। आखिर में बताते हैं कि 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, क्योंकि अभी तक वो हारा नहीं था, जीतते हुए चल रहा था। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से यहाँ तक सारा क्या हो जाता भाई, फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन है वो मैंने एक बिल्कुल एग्जैक्ट स्टोरी की तरह समझाया आपको। आई होप मैंने अच्छे से क्लियर किया होगा। तो अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू सा दे दिया है ताकि जो क्वेश्चन आंसर वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।